लक्ष्य के दोनों हाथों को अपने कमर पर महसूस कर अनुष्का के शरीर में तेज करंट सा दौड़ गया। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, पर जल्द ही वो अपने सर को हिलाई और लक्ष्य के बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वहीं लक्ष्य अनुष्का की गोद में सर रखे अपनी आंखों को बंद कर लिया और अनुष्का की उंगलियों को अपनी बालों में महसूस कर धीरे से मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर में लक्ष्य इसी तरह नींद के आगोश में चला गया। अनुष्का कुछ देर बाद जब लक्ष्य की तरफ देखी तो वो लक्ष्य को सोता हुआ पाकर धीरे से उसके सर को अपने गोद में से हटाई और पीलो के ऊपर सुला दी। फिर अनुष्का लक्ष्य के चेहरे की तरफ कुछ देर तक देखती रही। वो बहुत ही क्यूट और मासूम लग रहा था। वो कुछ देर तक लक्ष्य की तरफ देखती रही, फिर पिलो उठाकर जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी एकदम से लक्ष्य ने नींद में ही अनुष्का की कलाई को पकड़ लिया। ये देखकर कि लक्ष्य अभी गहरी नींद में था, अनुष्का गहरी सांस लेकर बोली, ये तो मतलब, हाँ, ये मुझे नींद में पकड़ लिए होंगे। यह कहते हुए वो अपने हाथों को लक्ष्य की पकड़ से छुड़ाने लगी, लेकिन लक्ष्य इतनी मजबूती से अनुष्का को पकड़ा था कि अनुष्का खुद को छुड़ा नहीं पाई। अंत में अनुष्का हार कर वहीं बेड पर ही लक्ष्य से थोड़ी दूरी बनाकर लेट गई। अनुष्का इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि वो लेटते ही थोड़ी देर में सो गई। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में एक औरत मिरर के सामने खड़ी होकर अपने गहने उतार रही थी। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, अनुष्का, इस घर में तो तुम आ गई हो, पर तुम्हें कभी इस घर में बहू का दर्जा नहीं मिल पाएगा। मैं तुम्हें इस घर में ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। वैसे मज़ेदार तो कल सुबह होगा, जब मैं देखना चाहूँगी कि कल सुबह तुम्हारी हालत कैसी हुई है, क्योंकि जितना मैंने उस बेवकूफ़ लक्ष्य को आज सिखाया है, आई थिंक वो उससे कहीं ज़्यादा काम करेगा। वो तुम्हारे लिए इतना पागल है कि तुम्हें अपने पास रखने के लिए वो सब कुछ करेगा जो मैं उसे बोलूँगी। मैं तो रात में ही उस अनुष्का की दर्द भरी आवाज़ सुनना चाहती थी, पर अफसोस, मुझे आज बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। पर कोई बात नहीं अनुष्का, सुबह तो तुम्हारी हालत देखकर ही पता चल जाएगा कि कल रात तुम कितने दर्द में गुजारी होगी। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये औरत कौन है। हाँ जी, ये औरत कोई और नहीं, लक्ष्य की आंटी मेनका जी हैं, जो अपनी ज्वेलरी को उतारते हुए कुछ अलग ही ख्वाब देख रही थी और नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर आकर लेट गई। जैसे ही वो बेड पर लेटी, उनके पास में रखा उनका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन को उठाकर चेक की तो उस पर फ्लैश होते नंबर को देख मेनका जी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो उसी स्माइल के साथ कॉल पिक की और खुश होते हुए बोली, तरुण बेटे, कहाँ हो तुम? तुम आज शादी में भी नहीं आए। तुम्हें पता था ना कि आज लक्ष्य की शादी थी। तभी दूसरी तरफ से उस लड़के की, यानी कि लक्ष्य के भाई तरुण की आवाज़ आई, मॉम, यू नो ना कि मैं उस पागल की शादी में नहीं आऊँगा, और आप उसकी शादी में आने की बात कर रही हैं। मैं उसकी शादी में क्यों आऊँगा? बल्कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि उस पागल से शादी किसने कर ली। ज़रूर बड़ी माँ काफ़ी सारे पैसे दिए होंगे, तभी वो लड़की शादी के लिए मान गई। और हो ना हो उस लड़की में भी कोई कमी होगी। कहीं वो लड़की भी तो पागल नहीं, या फिर अंधी, लूली, लंगड़ी तो नहीं है। मेघना जी अपने की बेटे की बात सुनकर बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तरुण, वो बिल्कुल ठीक है। और हाँ, तुम आज नहीं आए इसलिए कल तुम आ जाना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी बड़ी माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तरुण। तुम्हारे डैड तो पहले से ही बड़ी माँ की जी हुजूरी करते हैं, पर तुम्हें अपनी बड़ी माँ को अपने काम से इम्प्रेस करना है, ताकि वो तुम्हें खन्ना इंडस्ट्री का हेड बना दे। तुम्हारे डैड तो कभी भी ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी भाभी माँ की इज्जत करनी है। लेकिन हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, और मेरे सपने को तुम ही पूरा कर सकते हो तरुण बेटा। दूसरी तरफ तरुण, जो कि ड्रिंक का ग्लास अपने हाथों में लिए हुए था, वो बड़े ही स्टाइल से ग्लास को घुमाते हुए बोला, ओके मॉम, मैं कल आ जाऊंगा। आप सबसे बोल देना कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हूँ। मेघना जी तुरंत बोली, मैंने पहले ही सबको यह बता दिया है।
और हाँ, आने से पहले ड्रिंक मत करना। तरुण ने जब यह सुना तो बोला, ओके मॉम, मैं समझ गया। आप ऐसा करो, एक बार मुझे लक्ष्य की शादी की फ़ोटो भेज दो। मैं भी देखना चाहता हूँ। आखिर कौन है वो बदनसीब लड़की जिसकी शादी लक्ष्य जैसे पागल से हो गई। मेघना जी कुछ नहीं बोली और तुरंत कॉल कट कर दी। वहीं तरुण वाइन का ग्लास लिए हुए एक ही बार में सारा ड्रिंक पी लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर पहले से ही एक लड़की लेटी हुई थी। वो बड़ी ही अदा के साथ तरुण को अपने पास आने का इशारा की। तरुण उस लड़की के पास पहुंचा और एकदम से उस लड़की को पकड़कर अपनी बाहों में दबोच लिया। वो अभी उस लड़की के करीब जाता कि उससे पहले ही उसके फ़ोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। तरुण, जिसके दूसरे हाथ में अभी भी फ़ोन था, वो उसी तरह लड़की को पकड़े हुए ही अपने फ़ोन को अनलॉक किया और मैसेज को चेक किया। जैसे ही तरुण ने मैसेज को देखा, उसके चेहरे के भाव बिल्कुल ही बदल गए और एक अचानक से उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वहीं मेघना जी फ़ोन को बेड के एक साइड रखी और ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए खुद से बोली, मेरा बेटा कहीं अपने बाप पर ना चला जाए। हालांकि मैं बचपन से ही उसे यही सिखाई हूँ कि वे सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ अपना हक बनाए। उसे अपना हक लेना होगा। पर कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहाँ वो अपने बाप के बहकावे में ना आ जाए। हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है। मैं नहीं चाहती कि सुमित्रा दीदी को इस बारे में जरा सा भी पता चले, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में जरा सा भी भनक लग गई तो वो कभी भी मेरे बेटे को, तरुण को, इस खन्ना प्रॉपर्टी का हेड नहीं बनाएंगी। ऊपर से ये लक्ष्य मर भी नहीं जा रहा। उस एक्सीडेंट में पता नहीं कैसे बच गया। इससे अच्छा होता वो मर जाता। उसके पागलपन को देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। पर फिर कुछ सोचते हुए मेघना जी मुस्कुरा कर बोली, पर मैं देखना चाहूँगी कि वह पागल अपनी बीवी को किस हद तक टॉर्चर करता है। अभी तो आज सिर्फ स्वीट टॉर्चर मिलेगा मेरी प्यारी बहू रानी को, पर धीरे धीरे मैं उसे इतना मेंटली और फिजिकली टॉर्चर दिलाऊंगी कि वो खुद ही इस घर को छोड़कर भाग जाएगी। यह कहते हुए मेघना जी तेज तेज हंसने लगी। अगली सुबह रूम के विंडो से छनकर आ रही सूरज की किरणें बेड पर सो रही अनुष्का के चेहरे पर पड़ी तो वो धीरे धीरे कसमसाते हुए उठी। उसे अपनी कमर पर कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा था। इस कारण वो अपने आंखें खोलकर देखी तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और एकदम से उसके मुंह से चीख निकल गई, आ! उसी समय रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। डोर पर नॉक की आवाज़ सुन अनुष्का घबरा गई और वो बेड की तरफ देखने लगी। लक्ष्य लगभग उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। उसने अपने एक हाथ और एक पैर को अनुष्का के ऊपर रखा था। उसने अपने एक हाथ से अनुष्का के कमर को बड़े ही मजबूती से पकड़ रखा था। अपने एक पैर को अनुष्का के पैरों पर इस तरह से रखा था जैसे मानो वो अनुष्का को खुद की बाहों में जकड़ रहा हो। अनुष्का यह देख घबरा गई। वो खुद को लक्ष्य की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चाहकर भी खुद को लक्ष्य की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी एकदम से लक्ष्य नींद में ही अपने चेहरे को भी अनुष्का के सीने पर लाकर रख दिया। ये महसूस करते ही अनुष्का की तो सांसें ही रुक गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अनुष्का डर के कारण कांपने लगी और डर से उसके मुंह से एक बार फिर से तेज चीख निकल गई। लक्ष्य, जो कि अनुष्का के सीने पर अपना सर रख लिया था, वो एकदम से पूरी तरह से अनुष्का के ऊपर ही लेट गया। अनुष्का बेचारी तो लक्ष्य के लंबे चौड़े भारी भरकम शरीर के नीचे किसी पतली दुबली किसी चूहिया की तरह दबी हुई थी। वो लक्ष्य को हटाने की कोशिश करने लगी। तभी लक्ष्य ने अचानक से अनुष्का को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे अनुष्का के अपने शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से दर्द के कारण
एक तेज चीख निकल गई। रूम के बाहर डोर पर खड़ी सुमित्रा जी जैसे ही अंदर से अनुष्का के चीखने की आवाज़ सुनी तो वह बुरी तरह से घबरा गई और फिर वो तेजी से एक बार फिर से डोर पर नॉक करते हुए बोली, अनुष्का बेटा क्या हुआ? अनुष्का बेटा तुम ठीक हो ना? बोल खोलो, गेट खोलो बेटा। तुम इस तरह से क्यों चीख रही हो? क्या किया लक्ष्य ने? कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ? अनुष्का बेटा ओपन द डोर। अनुष्का अभी भी लक्ष्य के नीचे दबी हुई थी और लक्ष्य मस्त आराम से उसके ऊपर सोया हुआ था। अनुष्का ने सुमित्रा जी की आवाज़ सुन ली थी। वो समझ गई कि सुमित्रा जी उसकी चीख सुनकर घबरा गई हैं। इसलिए अनुष्का तुरंत थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, हाँ हाँ नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, मैं अभी डोर खोलती हूँ। यह कहते हुए अनुष्का खुद के ऊपर लेटे लक्ष्य को खुद से दूर धकेलने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन लक्ष्य इतना भारी था कि अनुष्का उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हिला नहीं पा रही थी। वो लक्ष्य के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, क्या है इनका? छोड़िए मुझे, छोड़िए आप। मुझे इस तरह से पकड़कर क्यों सोए हैं? छोड़िए, मुझे उठना है। लेकिन लक्ष्य अनुष्का की आवाज़ सुनकर भी उसकी नींद नहीं टूटी। वो तो बड़े ही आराम से अनुष्का के ऊपर सोया हुआ था, जिससे अब अनुष्का को गुस्सा आने लगा। वो खुद से बोली, हे भगवान कहाँ फंस गई मैं? ये तो मुझे पहले ही दिन इतना परेशान कर रहे हैं और बाकी के दिन कैसे रहूंगी इनके साथ? पर फिर वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, नहीं नहीं अनुष्का, तू इस तरह से हार नहीं मान सकती। तुझे हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि अभी ये तुम्हारे हस्बैंड हैं, तो तू अब यहाँ से तो जा नहीं सकती। अब यही तेरी फैमिली है और यही तेरा घर। ये कहते हुए अनुष्का एक गहरी सांस लेकर पूरी ताकत लगाई और एकदम से लक्ष्य के सीने पर हाथ रख उसे दूर धकेल दी, जिससे इस बार लक्ष्य उसकी जस्ट बगल में पलटकर लेट गया। जैसे ही लक्ष्य अनुष्का के ऊपर से हटा, वो जल्दी से उठकर बैठ गई और तेज तेज से सांसें लेने लगी। तभी एक बार फिर से अनुष्का के कानों में सुमित्रा जी की आवाज़ गई, जो कि अभी भी डोर पर नॉक करते हुए बोल रही थी, अनुष्का बेटा खोलो, डोर खोलो बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? अनुष्का अब जल्दी से चेंज कर बेड पर से उठकर जाकर डोर ओपन की तो सामने सुमित्रा जी खड़ी थी। गेट खुलते ही वो अनुष्का को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखने लगी और उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोली, अनुष्का बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी ना? क्या तुम बेड पर से नीचे गिर गई थी? क्या हुआ था? तुम इस तरह से चिल्लाई क्यों? एकदम से अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर वो अपनी धीमी आवाज़ में बोली, वो मैं अचानक से बेड पर से उठी तो मेरा सर बेड के से टकरा गया, इसलिए दर्द से चीख निकल गई। सुमित्रा जी अनुष्का की तरफ देखकर उसके चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी और फिर उसके सर को सहलाते हुए बोली, बेटा अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना? दिखाओ मुझे। यह कहते हुए सुमित्रा जी अनुष्का के सर को देखने लगी। तभी अनुष्का बोली, नहीं मम्मी जी मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट थी। वो उस वक्त एकदम से मुंह से चीख निकल गई थी, आई एम सॉरी, मेरे कारण आप परेशान हो गई ना? सुमित्रा जी अनुष्का के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, कैसे बातें कर रही हो बेटा? जैसे मेरे लिए मेरे बच्चे हैं वैसे तुम भी हो। तुम्हें ज़रा सा भी कुछ होगा तो क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होगी? अच्छा चलो आओ जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाना, सब अभी कुछ रस्में करनी बाकी हैं। अनुष्का बस अपना सिर हाँ में हिला दी और तुरंत वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली गई। सुमित्रा जी रूम में आई और लक्ष्य की तरफ देखी, जो कि अभी भी बेड पर मस्ती से अपने दोनों हाथ और पैर फैलाए सो रहा था। सुमित्रा जी यह देखकर बस मुस्कुरा दी और फिर वहाँ से बाहर चली गई।
वहीं लक्ष्य के रूम के सामने पिलर के पीछे खड़ी मेघना जी सब कुछ देख रही थी। असल में वो जब अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी सुमित्रा जी के तेज तेज आवाज़ें उनके कानों में गई, जिसे सुन वो तुरंत ही यहाँ आ गई। उन्हें लगा कि कोई बड़ा तमाशा होने वाला है। मेघना जी खुश होकर खुद से बोली, यानी कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। इसलिए तो वो तमाशा को देखने के लिए पिलर के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। पर जब वहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा वो चाहती थी, तो वो हैरान थी। मेघना जी खुद से बोली, ये क्या? भाभी इतनी आसानी से कैसे चली गई? उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या उस पागल लड़के लक्ष्य ने अपनी बीवी के साथ वो सब नहीं किया जो मैंने उसे बताया था? या फिर वो लड़की यह सब कुछ छिपा रही है? मुझे ही पता करना होगा। ये कहते हुए मेघना जी इधर उधर देखी, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया, तो वो तुरंत लक्ष्य के रूम की तरफ बढ़ गई। लक्ष्य के रूम का डोर धीरे से ओपन करके अंदर देखी तो बेड पर लक्ष्य आराम से सो रहा था। फिर वो पूरे बेड को चेक करने लगी। बेड की हालत बिल्कुल ठीक थी और कमरे की हालत भी बिल्कुल सही थी। यह सब देखकर तो मेघना जी अपने दांत पीसते हुए बोली, इसका मतलब कि इस पागल लड़के ने कुछ नहीं किया। शिट, मेरा ये प्लान कैसे फेल हो गया? आखिर कैसे वो लड़की कल आसानी से बच गई? अभी मेघना जी वहीं खड़ी थी कि एकदम से वॉशरूम का डोर खुलने की आवाज़ उनके कानों में गए। वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई और डोर बंद कर दी। वहीं अनुष्का अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर आई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई अभी अभी रूम से बाहर गया है। वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर वो अपने सर को झटकी और जाकर मिरर के सामने खड़ी होकर अपने गीले बालों को सुखाने लगी। उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ अभी लक्ष्य सो रहा था। यह देखकर अनुष्का खुद से बोली, अभी तक सो रहे हैं, क्या करूं मैं? जगा दूं या फिर इन्हें ऐसे ही सोने दूं? अनुष्का बहुत कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। पर तभी वो सोची कि नहीं, रहने दो, अभी इन्हें मैं सोने देती हूँ। बाद में आकर मम्मी जी जगा देंगी, या फिर थोड़ी देर में ये खुद ही उठ जाएंगी। यह सोच अनुष्का तैयार होने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर में वो पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। उसने साड़ी से मैचिंग चूड़ियाँ पहन ली, फिर अपने लंबे बालों को अच्छे से गूँथ लिया और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनकर पूरी तरह से रेडी हो गई। उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था और लाइट मेकअप में भी अनुष्का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनुष्का पूरी तरह से रेडी होकर रूम से बाहर जाने लगी, पर जैसे ही वो डोर के पास पहुंची, एक बार फिर से उसकी नज़रें बेड पर सो रहे लक्ष्य पर चली गई। फिर वो बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप रूम से बाहर चली गई। रूम में अभी भी लक्ष्य आराम से मस्त होकर सो रहा था, जैसे मानो वो कितनी रातों से सोया ना हो। अनुष्का सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई, जहाँ पर सबसे पहले उसे सुमित्रा जी मिली। सुमित्रा जी को देखते ही अनुष्का जाकर पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद ली। सुमित्रा जी बड़े प्यार से अनुष्का के सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोली, सदा खुश रहो बेटा। सुमित्रा जी अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली, चलो बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो पहले तुम कुछ मीठा बना लो। उसके बाद उस मीठे से भगवान को भोग लगा देना, और फिर हम सब लोग भी तुम्हारे हाथ के बने मीठे को टेस्ट कर लेंगे। फिर पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। अनुष्का अपने सिर को हिलाते हुए बोली, ठीक है मम्मी जी। सुमित्रा जी अनुष्का को लेकर किचन में गई, तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मेड खड़े थे। सुमित्रा जी उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप सब अनुष्का बेटा की हेल्प कर देना, उसे जो कुछ चाहिए होगा आप सब दे दीजिएगा।
अनुष्का सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे खाना बनाना आता है मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। सुमित्रा जी जब अनुष्का की बात सुनी तो वो प्यार से मुस्कुरा दी और बड़े ही प्यार से अनुष्का के गालों को छूते हुए बोली, मुझे पता है बेटा, आपको सब आता है, लेकिन आपको सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मीठा बना दीजिएगा, उसी से पहली रसोई की रस्म हो जाएगी। अनुष्का कुछ नहीं बोली, बस अपने सर को हाँ में हिला दी। फिर सुमित्रा जी किचन से बाहर चली गई और अनुष्का मीठे में गाजर का हलवा बनाने लगी। वहीं सोफे पर बैठी मेघना जी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उन्होंने अनुष्का को देखा था कि वो बहुत खुश लग रही थी और कहीं से भी उसके शरीर पर चोट के निशान या उसके चेहरे पर कोई भी दर्द के भाव, ऐसा कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था जिससे उन्हें पता चले कि कल रात कुछ हुआ हो। मेघना जी अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरा पहला दांव तो अधूरा रह गया, पर कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहू रानी, अगला खेल मैं ऐसा खेलूंगी कि तुम मेरे गुस्से से नहीं बच पाओगी। मेरा ये चाल कामयाब होकर रहेगा। उसी समय सुमित्रा जी की आवाज़ मेघना जी के कानों में पड़ी, किसके बचने की बात कर रही हो तुम मेघना? जैसे ही मेघना जी यह सुनी तो वो हड़बड़ा गई और सुमित्रा जी की तरफ हैरानी से देखने लगी। अब क्या जवाब देंगी मेघना जी सुमित्रा जी को, और क्या करने वाली हैं अब मेघना जी? जानने के लिए ज़रूर सुने मेरे स्टोरी का अगला पार्ट।